नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास खंड का 10वां अध्याय जिसका नाम है स्वतंत्रता के बाद। यानी कि इस अध्याय के अंदर हम संविधान के बारे में देखेंगे कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही हमें स्वतंत्रता मिली तो हमारे देश ने एक लोकतंत्र को अपनाया। लोकतंत्र यानी कि जिसमें लोगों का राज हो। तो जब लोकतंत्र को अपनाया यानी कि हमने हमारा संविधान लागू किया, तो हमारे इस अध्याय के अंदर हमें यही देखना है कि वो संविधान कैसे लागू किया गया, संविधान का निर्माण किसने किया, किन परिस्थितियों में संविधान का निर्माण हुआ। इन सभी बातों के बारे में हम यहाँ इस अध्याय के अंदर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि नए संविधान की रचना यानी कि संविधान की रचना कैसे की गई। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। देखो बच्चों, कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में, और उस कैबिनेट मिशन ने भारत को अपना संविधान बनाने की मंजूरी दी। अब जब भारत को अपना संविधान बनाना था तो उसके लिए एक संविधान सभा की आवश्यकता थी। तो जो हमारी संविधान सभा थी उसके अंदर जो लोग थे उनकी संख्या लगभग 300 थी। यानी कि इन 300 व्यक्तियों को संविधान के निर्माण का कार्य सौंपा गया, और इन 300 व्यक्तियों ने लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा पूरा संविधान बनाकर तैयार कर दिया। तो अब यहाँ एक प्रश्न बनता है कि सर, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार था तो उसे 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया? क्योंकि बच्चों 26 जनवरी 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया था। तो इस 26 जनवरी की तारीख को यादगार बनाने के लिए उन्होंने 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के संविधान को लागू किया। हमारे संविधान की एक खासियत यह थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान। सार्वभौमिक मतलब हमारे देश में उपस्थित वे सभी लोग जिनकी आयु 21 वर्ष से अधिक है। अब चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई निम्न वर्ग से आता हो, चाहे कोई उच्च वर्ग से। जबकि हमारा संविधान तो निम्न व उच्च की बातों को ही नहीं मानता। यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार हरेक वो नागरिक जो भारतीय नागरिक है और उसकी उम्र 21 साल से ज्यादा है तो उसे जो मताधिकार था या मत देने का अधिकार था उसे वो प्राप्त था। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो कुछ देश ऐसे थे जिनमें एक साथ वयस्क मताधिकार प्रारंभ नहीं किया गया था। यानी कि कुछ अलग अलग स्तर के अंदर, यानी कि पहले जो शिक्षित लोग थे सिर्फ वो वोट दे सकते थे। अगर उसके बाद में बात करूं तो सिर्फ पुरुष वोट दे सकते थे, फिर महिलाएं वोट दे सकती थी। यानी कि एक लगातार क्रमबद्ध तरीके से प्रारंभ किया गया था। जबकि भारत के अंदर एक साथ ही इस सार्वभौमिक रूप में इस बात को लागू किया गया कि भारत का हर एक नागरिक मताधिकार का अधिकार रखता है, यानी कि वो अपने मत दे सकता है। इसका मतलब यह था कि 21 साल से ज्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार था। संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि उसमें तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान बनाया गया। यानी कि हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल है, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15, और इस अनुच्छेद 15 में लिखा गया है कि भारत का हर एक नागरिक जो है उसके साथ धर्म, जाति, लिंग के कारण कोई भेदभाव या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि सबको समान नजर से देखा जाएगा, सबको समानता का अधिकार प्राप्त है। यानी कि इस संविधान में हमें सबको एक समानता का अधिकार दिया गया है, जिसे हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख, ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन तथा अन्य धर्मों के लोग भी थे। नए संविधान में इन सभी समुदाय के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया था। यह भी बच्चों हमारा एक मौलिक अधिकार था। धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो हमारे आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 के बीच
दी गई है, यानी कि ये भी हमारा क्या था, एक मौलिक अधिकार। संविधान हमारी एक ऐसी किताब थी जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण कैसे किया, विभिन्न प्रकार के कानूनों के बारे में बताया गया था, उनका प्रावधान करवाया गया था। अब मैं बात करूं, संविधान की तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें समाज के निर्धन यानी कि गरीब और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई। यानी कि आरक्षण की अगर मैं बात करूं तो हमारे संविधान में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई थी, यानी कि वे लोग जिनका कभी न कभी ज्यादा शोषण हुआ था तो उन लोगों को बाकी लोगों के बराबर लाने के लिए उन्हें कुछ अतिरिक्त छूट भी दी गई थी। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया, यानी कि यह भी हमारा एक मौलिक अधिकार था, हम किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते। भूतपूर्व छुआछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरी में आरक्षण दिया गया। विधायिका मतलब अगर मैं बात करूं हमारे संसद की, तो हमारे संसद के अंदर भी इनकी सीटों को फिक्स किया गया। यानी कि अब अगर मैं बात करूं अनुसूचित जाति की, तो हमारे संविधान के अंदर अनुसूचित जाति की 84 सीटें फिक्स है, यानी कि इन 84 सीटों के ऊपर जो व्यक्ति आएगा वो अनुसूचित जाति से ही संबंधित होगा। ऐसे ही अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें निर्धारित की जा चुकी हैं। संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया। अगर मैं बात करूं विषयों मतलब शक्तियों को, अब देखो जहां की जैसे कि आपको पता है भारतीय संविधान एक संघवाद पर आधारित है। जो भारतीय संविधान है वो संघवाद पर आधारित है। संघवाद मतलब एक ऐसी सरकार जो 2 रूपों में काम करती हो, यानी कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। तो केंद्र के ऊपर अलग सरकार होगी और राज्य के ऊपर अलग सरकार होगी। तो अब उन केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करने के लिए यहाँ कुछ विषय दिए गए जिनके नाम है केंद्रीय सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। केंद्रीय सूची के विषयों का मतलब था ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को होता है। अगर मैं बात करूं राज्य सूची की, तो राज्य सूची के अंदर वे विषय आते हैं जिनमें कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है। और अगर मैं बात करूं समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों को होता है। अब मैं बात करूं अगर केंद्रीय सूची की, तो केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामले आदि को रखा गया है। ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। राज्य सूची में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकार के ऊपर थी। यानी कि शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी हो, इन सब विषयों के ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार था वो किसके पास है, राज्य के पास है। वहीं अगर मैं समवर्ती सूची की बात करूं तो समवर्ती सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया है जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माताओं यानी कि हमारी संविधान सभा के अंदर जो 300 लोग थे उनकी बात कर रहे हैं अपने। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं और विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला किया गया, क्योंकि एक अंग्रेजी ऐसी भाषा थी जो भारत के हर हिस्से में अपनी पहुंच रखती थी। पर अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो हमारे जो दक्षिण भारत के जो लोग हैं वहां हिंदी की पहुंच कम थी। संविधान की रचना में यानी कि इसके निर्माण में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः डॉक्टर BR अम्बेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जिनके नेतृत्व में दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया गया। यानी कि जो संविधान देखो हमारा जो संविधान था वो अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया है, अलग अलग देशों के संविधानों को पढ़ा गया और उनमें से जो हमारे देश के लिए काम के जो संविधान थे या जो काम के जो अंग थे उनको वहां से लिया गया, अंगों को इकट्ठा किया गया और लास्ट में जो उसको अंतिम रूप देना था, तो अंतिम रूप की स्वीकृति किसने दी थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने।
राज्यों का गठन कैसे किया जाए। देखो बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक सबसे बड़ा मुद्दा था कि राज्यों का गठन कैसे किया जाए। स्वतंत्रता से पहले जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने एक वादा किया था कि जैसे ही हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। पर जो जवाहरलाल नेहरू थे वो खुद कहीं ना कहीं इसके पक्ष में नहीं थे। इसका एक कारण भी था, क्योंकि अन्य देशों के जो इतिहासकार थे या जो विद्वान थे उनका मानना था कि अगर भारत ऐसा करता है कि हर एक राज्य को उसकी भाषा के आधार पर बनाता है तो भारत का विभाजन तय है। जो हर भाषाई क्षेत्र होगा वो अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर सकता है, अपने आप को देश से अलग घोषित कर सकता है। तो ये डर कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मन में भी था। इसीलिए इसी डर के साथ वो इससे बचते रहे कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन न किया जाए। आइए देखते हैं। 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आजाद हो जाएगा प्रत्येक बड़े भाषाई समूह को अपना अलग प्रांत होगा। यानी कि ये उस समय वादा किया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ऐसा करते हैं तो प्रत्येक भाषाई क्षेत्र अपने आप को एक अलग देश भी घोषित कर सकता है, अलग राज्य भी घोषित कर सकता है, जो कहीं ना कहीं डर की भावना पैदा कर रहा था। क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे, इसलिए जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी सभी अपने अपने राज्य के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई दिया, जब 1952 के आम चुनावों में नेहरू वहां चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। आगे देखते हैं। ये जो बच्चे हैं ये है रामल्लू, इनकी बात करते हैं अपने। उसी समय अक्टूबर में व्योवृद्ध गांधीवादी पोटिन श्री रामल्लू तेलुगु भाषी के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, बहुत सारे लोग श्री रामल्लू के समर्थन में आगे आने लगे। जगह जगह लोग हड़ताल करने लगे और जुलूस निकाले गए। यानी कि ये वो व्यक्ति है जिन्होंने आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश राज्य का दर्जा दिया, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ये मांग उठाई कि आंध्र प्रदेश, जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वादा कर चुकी थी कि भाषाई क्षेत्र के आधार पर एक अलग राज्य बनाना चाहिए, तो इन्होंने इस मांग का पुरजोर समर्थन किया कि हमें एक अलग राज्य चाहिए। और इनके लगभग 58 दिन के अनशन के बाद इनकी मृत्यु होगी और इनकी मृत्यु के बाद जो आंध्र है इसे आंध्र प्रदेश घोषित किया गया या भाषा के आधार पर राज्य घोषित किया गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन था, तो भाषाई आधार पर पहला राज्य जिसका गठन किया गया था वो था आंध्र प्रदेश। 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को श्री रामल्लू का देहांत हो गया। केंद्र सरकार को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी और इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। यानी कि भाषाई आधार पर पहला जो राज्य बना या राज्य का गठन हुआ वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय भी अपने अपने अलग राज्यों की मांग करने लगे। फलस्वरूप अब देखो, जब एक राज्य को भाषा के आधार पर बना दिया तो बाकी जो दूसरे राज्य थे अब कहीं ना कहीं वहां भी जो मांग थी वो बढ़ने लगी थी। तो अब क्या हुआ, इन सब चीजों को देखते हुए केंद्र सरकार ने क्या किया, एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। और इस रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषाई के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा का पुनः तय किया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिए गए। कुछ समय बाद 1960, अगर मैं 1960 की बात करूं तो 1960 में बम्बई, जिसे आज हम मुंबई कहते हैं, तो बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषा दो अलग राज्य में बांट दिया गया।
और 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। यानी कि राज्यों से अलग राज्यों को भाषा के आधार पे, जैसे कि मैं देख सकता हूं, अगर मैं पंजाब की बात करूं तो आज जो पंजाब है, पंजाब में जो ज़्यादातर लोग रहते हैं वो जो भाषा यूज करते हैं वो सिख जो भाषा है उसकी शैली अपनाते हैं, पंजाबी भाषा की शैली अपनाते हैं, जबकि जो हरियाणा के जो लोग हैं उनकी भाषा जो है हरियाणवी भाषा है। तो इन भाषा के आधार पे भी इन दोनों को अलग अलग बांट दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारे 1947 से पहले का भारतीय प्रांत और उसकी रियासतें हैं। तो आप देखो जो पंजाब रियासत थी अपने आप में बहुत बड़ी रियासत थी। ऐसे ही मध्य प्रदेश के अंदर जो रियासत आती जिसके अंदर गुजरात महाराष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्र आते। ऐसे ही हैदराबाद, यानी कि बहुत कम क्षेत्रों के अंदर भारत बंटा हुआ था। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि 1956 जब तक, देखो 1956 के अंदर तो हमने भाषाई आधार पे राज्यों को बांटना प्रारंभ कर दिया था। 1956 से पहले अगर मैं बात करूं तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और जो अपना गुजरात का ये भाग था राजस्थान के अंतर्गत ही आता था। ऐसे ही गोवा और केरल का कुछ भाग जो है यहाँ दादर नागर हवेली ये इस जगह आते थे। तो धीरे धीरे राज्य बंटते गए और आगे बढ़ते गए। और अगर मैं बात करूं 1975 यानी कि आज के लगभग आज के भारत की मैं बात करूं तो ये कुछ ऐसा था। बीच में जो भारत का दिल कहा जाता है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और ये कुछ हमारे राज्य थे। अब मैं बात करता हूं विकास की योजनाएं बनाना कि विकास की योजना, देखो भारत स्वतंत्र हो चुका था और अभी अभी स्वतंत्र हुआ था और भारत एक गरीब देश था क्योंकि भारत का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ था। तो अब भारत के अंदर कैसे भारत को पटरी पर लाया जाए, कैसे विकास किया जाए, तो इसके लिए समय समय पर अनेक योजनाएं लाई गई, औद्योगिक क्रांतियां की गई। तो अब उन्हीं के बारे में हम यहाँ देखेंगे। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया, यानी कि एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था योजना आयोग। और ये आयोग निर्धारित करेगा कि आगे क्या नीति अपनाई जाए। और 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। देखो बच्चों हमारे यहाँ 1951 के अंदर पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। 1951 में पंचवर्षीय योजना यानी कि एक ऐसी योजना जो 5 सालों तक काम करेगी। और ऐसे ही 1956 के अंदर दूसरी पंचवर्षीय योजना लाई गई। हर एक पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य होता था वो एक अलग उद्देश्य होता था। यानी कि जैसे कि किसी पंचवर्षीय योजना में कृषि को मान्यता दी गई, प्राथमिकता दी गई, तो किसी में औद्योगिक क्रांति को प्राथमिकता दी गई। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाएं आदि पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे तो कुछ मुखर विरोधी भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा, क्योंकि देखो ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये सीधा सीधा इस्पात उद्योग यानी कि औद्योगिकरण के साथ थी। और औद्योगिकरण के ऊपर ध्यान देते समय कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कृषि पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जैसे कि आप देख सकते हो बड़े बड़े डैम बनाए गए पानी को इकट्ठा करने के लिए, और इस डैम के कारण पता नहीं कितने ही हेक्टेयर जो भूमि थी वो खराब हुई, या जो किसान थे जिनकी भूमि इस बांध के क्षेत्र में आई वो भूमिहीन किसान बने। कुछ लोगों को कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा। देखो जब बड़े बड़े डैम बनाए गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाई गई, तो पता नहीं कितने ही लाखों पेड़ों को काटा गया, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी क्षति पहुंचाई जा रही थी। अब मैं बात करता हूं राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद, यानी कि आजादी के 60 वर्षों के बाद, यानी कि 2007 के आसपास की बात कर रहा हूं कि 15 अगस्त 2017 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई थी। भारत अभी भी एक है, यानी कि जो आशंका जताई जा रही थी कि कहीं भाषाई आधार पर अलग अलग राज्य बनाने पर कहीं भारत का विघटन ना हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारत आज भी एक है और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है। लोकतांत्रिक मतलब आज भी भारत में लोकतांत्रिक शासन चल रहा है, यानी कि यहाँ जो सरकार बनती है वो लोगों द्वारा चुनकर ही आती है।
आजादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं। आम चुनाव यानी कि जो केंद्र स्तर पर होते हैं, और राज्यों तथा स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है, यानी कि प्रेस के ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं है। और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी कि हमारी न्यायपालिका जो है ये भी स्वतंत्र है। इसके ऊपर भी हमारी विधायिका व कार्यपालिका का कोई प्रभाव नहीं है, यानी कि बिना किसी प्रभाव में आए ये अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषाई विविधता, जैसा कि आपने देखा हमारे यहाँ हमारे संविधान में आज के समय अगर मैं बात करूं तो कुल 22 भाषाएं रजिस्टर हैं, यानी कि कुल 22 भाषाई लोग हमारे भारत में रहते हैं। इससे भी ज्यादा है, पर अपने मुख्यतः देखें तो 22 भाषाएं आज हमारे संविधान में उपस्थित हैं। या धार्मिक विविधता की बात करूं तो बहुत से धर्मों के लोग हमारे यहाँ रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ऐसे बहुत सारे धर्म के लोग हमारे यहाँ रहते हैं। भी राष्ट्रीय एकता की राह में रुकावट नहीं बना पाएंगे। परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। गहरे मतभेद का मतलब आज भी कहीं ना कहीं मुस्लिम और हिंदुओं की आपसी दंगे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मनोदशा जो है वो आज भी विकराल रूप में या विकृत रूप में पड़ी है। आगे देखते हैं। संवैधानिक गारंटियों के बावजूद, संवैधानिक गारंटियों मतलब संविधान के अंदर लिखने के बावजूद भी, गारंटियों के बावजूद अछूत समुदाय, यानी कि जिन्हें नीची जाति के माना जाता था या जिन्हें अब दलित कहा जाता है, आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहे हैं। यानी कि आज भी हमारे गांवों के अंदर, मैं सभी गांवों की बात नहीं करूंगा, पर कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जहां ऐसी परंपराएं जो सदियों से चली आ रही थी अपनाई जा रही हैं। वहां आज भी दलितों का तिरस्कार किया जा रहा है, उन्हें मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा, जबकि संविधान में उल्लेख हो चुका है कि हर एक नागरिक बराबर है और सबको समान अधिकार प्राप्त हैं। संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों, धर्मनिरपेक्ष मतलब भारत किसी भी एक धर्म को नहीं मानता या किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता, इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कई बार टकराव हो चुके हैं। जैसे कि हमने दंगों के रूप में देखे, हिंदू मुस्लिम का दंगा, सिखों का और हिंदुओं का दंगा, यानी कि कई दंगे हम देख चुके हैं आज तक स्वतंत्रता के बाद। इसी के साथ बच्चों हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय के अंदर हमने सब कुछ देखा कि स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, कैसे संविधान का निर्माण हुआ, इसमें संविधान के निर्माण में किस किस ने अपना योगदान दिया और कैसे संविधान लागू किया गया, कैसे एक औद्योगिक क्रांति लाएगी। और इस अध्याय के साथ साथ बच्चों हमारे इतिहास खंड यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।